हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत तेज़ी से बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे आखिरी रिवीजन को लेकर के, बीपीएससी 69 को लेकर के। तो इसी कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 20 दिन 25 दिन समय रह गया है, इसको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज़ करा सकूँ। इसको देखते हुए मेरे पास जो भी है मैटर, आपके लिए जो भी हेल्प हो सकता है उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज रिवाइज़ करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जो लेटेस्ट फरवरी में जो आया था, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे भी 3-4 क्वेश्चन बीपीएससी में हर साल हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की भी बात करेंगे और फिर इस अगले वीडियो में बजट की भी बात करेंगे, 2023-24 बजट की भी बात करेंगे। तो इसको हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार के वित्त मंत्री कहा जाए तो कौन है, तो विजय कुमार चौधरी हैं। और इन्होंने क्या किया था, 27 फरवरी 2023 को आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो पेश किया। तो इनका नाम याद रखें, विजय कुमार चौधरी है वित्त मंत्री। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में 2000 वर्ष का 2020-21 में आप बात करेंगे तो -3.2% था। अब सोचिए, उस टाइम कोरोना के काल था, तो कोरोना के काल में आप देखेंगे कि 2020 और 21 में बहुत निगेटिव में चला गया था। तो अब इसी की बात कर रहे हैं हम लोग कि 2021-22 में, उसके बाद देखिए 20-21 में -3.2 गया और उसके बाद 21 से 22 में 10.98% वृद्धि हुई है। यानी उसके बाद बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ किया है, 10.98 यानी लगभग 11% के आसपास आप देखिए ये ग्रोथ किया है 2021-22 में। तो इसका डेटा है, आप देखिए कि राष्ट्रीय वृद्धि जहां अभी की बात किया जाए या उस टाइम की 2021-22 में 8.6% था, उससे क्या है कि 2.30% बिहार का ज़्यादा रहा है। अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है उसके अनुसार मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला स्टेट है वो है बिहार। नंबर 1 पे आया था, 10 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, ऐसा ही इसी के आसपास था, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो बिहार के लिए तो अच्छी खबर है ये। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रिवीजन करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे या जो इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी देखिए कितना है। तो ये वर्तमान मूल्य, इसको आप डेटा न याद करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना याद करना करोड़ की कितना करोड़ का था संभव नहीं होता है। और याद करेंगे भी, मान लीजिए अगर एक आध रेयर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सारे आप डेटा को याद नहीं कर सकते हैं, कई हज़ार करोड़ है, कितना आप याद करोगे। तो इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल, बस ओवरऑल रखिए कि इतना के आसपास है, ठीक है। 2021-22 में करा बिहार का निवल राज घरेलू उत्पाद एनएसडीपी इतना, इसको भी छोड़ सकते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखिए। वर्तमान मूल्य 2021-22 के तुलना में कह रहा है कि मूल्य पर इसका 54,383 रुपया है। यानी पर कैपिटा इनकम बिहार की है 54,383, यानी एक साल में एक आदमी 54,383 रुपया पर कैपिटल कमा रहा है। वहीं स्थिर मूल्य 2011-12, यानी इससे कंपेयर किया गया है कि यहाँ से इसको बेस मान लिया एक तरह से, 2011-12 का बेस मानते हुए 21-22 का बताया है। तो 11-12 में इसका बेस कितना था, 34,465 रुपया, जो यही बढ़ करके आप देखेंगे 54,000 हो गया, यानी 20,000 के आसपास आपका ग्रोथ हुआ है 10 साल में। अब वहीं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कहा जाए तो ऑब्वियस सी बात है पटना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, रोजगार ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे ऑन एवरेज 54,000 है ना, तो पटना का होगा 1,15,000, ये पर कैपिटा इनकम है। वहीं न्यूनतम की बात किया जाए तो शिवहर में है, आप देखिए 18,692 रुपया है। आप सोचिए 54,000 है एवरेज, 54,000 है एवरेज और 18,000 है सबसे कम शिवहर का। तो आप इसको देख सकते हैं कि शिवहर का बहुत ही कम है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं बिहार के 3 सबसे संपन्न जिला। यानी संपन्न में कौन आएगा, पटना आएगा, ऑब्वियसली है, पर कैपिटा इनकम यहाँ ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आएगा बेगूसराय और तीसरे नंबर पे आएगा मुंगेर। ये 3 है जो आप देख सकते हैं। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिला, अब देखिए 3 सबसे गरीब जिला, शिवहर हो गया जो कि हम लोग पहले भी देखे थे, उसके बाद अररिया हो गया, उसके बाद हो गया सीतामढ़ी। यानी ये बॉटम लेवल पे 3 हो गए, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, और टॉप लेवल पे हो गया पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ये आप याद रख सकते हैं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा है, यानी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप देख सकते हैं। 3 सेक्टर होता है जिसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी की बात की जा रही है
कि प्राइमरी 21.2%, यानी 21 से आप एग्रीकल्चर, प्राइमरी में कौन सेक्टर आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा। एग्रीकल्चर में 21 पॉइंट इतना की वृद्धि दर हुई है, आप देखिएगा। और इसमें क्या है, हालांकि कमी आई है किसके तुलना में 2021-22 में, अभी है वर्तमान में 21.2%, लेकिन वृद्धि दर बोल रहा है कि इतना का ग्रोथ हुआ है, 9.6% का ये क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, 9.6% इसमें ग्रोथ हुआ है पहले की तुलना में। अब द्वितीय क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 18.1%, और इसमें वृद्धि कम हुई है, आप देखेंगे 3.8% ही वृद्धि हुई है। जो कि बिहार का अगर डेवलपमेंट करना है तो सेकेंडरी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का जो डेवलपमेंट का जो पीछे होना है, यही सबसे इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी सेक्टर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और टर्शियरी की बात करें यानी सर्विस सेक्टर की बात करें तो 60.7 है, यानी 60% इसका पूरा नेशनल में आप देखेंगे 60% कंट्रीब्यूशन है, और वृद्धि जो हुई है 13.3%, यानी सर्विस में आप देखेंगे। तो प्राथमिक का भी ठीक है, सर्विस का भी ठीक है, लेकिन सेकेंडरी का ठीक नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है थोड़ी सी। और आगे देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब 3 सेक्टर हो गया, तो प्राइमरी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद आप देखेंगे वृद्धि में योगदान वाले 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक पशुधन, यानी पशुधन में वृद्धि हुआ है, पशु पालने में आप देखेंगे जैसे दूध डेयरी इंडस्ट्री हो गया, और दूसरा है मत्स्य खेत यानी फिशरी जो होता है, मछली पालन जो है, और जल कृषि, यानी जल कृषि का मतलब इसी से संबंधित हो गया कि इसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। यानी अगर हम बात किया जाए कि एग्रीकल्चर में, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर जो लैंड है, धान है, गेहूं है, इसकी तुलना में इसमें कम, लेकिन पशुधन और इसमें ज़्यादा हुआ है। यानी फिशरीज और पशुधन यानी कमर्शियल ज़्यादा बढ़ा है, ट्रेडिशनल के अलावा कमर्शियल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें 9.5% और 6.7% रही है। हालांकि खनन और उत्खनन में कह रहा है 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ये भी प्राइमरी में ही आता है खनन उत्खनन, तो आप देखेंगे इसमें 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र में आप देखिए विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया, अन्य उपयोगी सेवाओं में 14% की वृद्धि हुई है। और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाला आप देखेंगे तृतीय है सबसे ज़्यादा देने वाला कंट्रीब्यूशन, जैसे वायु परिवहन हो गया, 10% का विकास हुआ है। यानी लोगों का ट्रांजैक्शन बढ़ा है, बाहरी लोग का आने का, या जो डोमेस्टिक है वहाँ के लोग को बाहर जाने में फ़्लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वायु परिवहन अच्छा ग्रोथ हुआ है। भंडारण स्टोरेज में इसमें वृद्धि की गई है 21.2 में। वित्तीय सेवाएँ फाइनेंशियल सर्विस में भी ग्रोथ हुआ है, और लोग ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बजट में कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग की राजकीय वित्त व्यवस्था। ये देखिए, इसकी बात हम लोग करते हैं कि 2021-22 में कुल प्राप्ति कितना है, देखिए इतना लाख करोड़ का है, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास है। 1,99,270.15 करोड़ का ये कुल बजट है, एक तरह से कहा जाए तो इतना है, ये 2 लाख करोड़ के आसपास, 1,99,000। आप सोचिए राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, 1,58,000। पूंजीगत प्राप्ति 40,000। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टोटल आप इसको याद रख सकते हैं कि इतना है 2021-22 में कितना प्राप्त हुआ है। और ये आप देखिए 2021-22 में कुल व्यय यानी कितना प्राप्त किया गया है, तो आप इन 2 लाख करोड़ के आसपास प्राप्त किया गया है। और व्यय कितना किया गया, तो आप देखिए 1,93,122 करोड़ क्या किया है, इन्वेस्ट किया गया। यानी जितना आता है प्राप्त किए हैं, और उतना हर साल आपको लगाना भी पड़ता है। तो आप देखिए कि 1,93,000 करोड़ का उसमें लगाया गया है, स्कीम में या डेवलपमेंट में बिहार में लगाया गया है। तो ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्व घाटा आप देखिए 2021-22 में जीएसडीपी का 0.1% है। हालांकि ठीक है, घाटा बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है घाटा बिहार का, तो काफ़ी बढ़िया है। राजकोषीय घाटा देखा जाए तो जीएसडीपी का 3.8% है, इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। प्राथमिक घाटा आप देखिए 1.7% है, राजकोषीय घाटा है 4.8%। ठीक है, तो ये लगभग डेटा याद रखिए। अगर सारा का डिफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि चारों बताने में ही आपको 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसको आप देखिए कि कितना कितना डेटा है, बस डेटा याद रख लीजिए कि राजस्व घाटा क्या है, जितना आया जितना व्यय किया उसका जो माइनस निकलने के बाद होता है वही राजस्व घाटा होता है। ठीक है, इसी तरीके से सारे आप एक एक करके देख सकते हैं। कृषि एवं कह रहा है कि कृषि एवं सहकारी क्षेत्र आप देखेंगे जो बजट और आर्थिक समीक्षा था, काफ़ी मोटी किताब होती है, लगभग 400 पेज के आसपास की
होती है, बुक्स होती है, उसी को समराइज़ करके ये निकाला गया है। तो आप देखिए एक से दूसरे चैप्टर में हम लोग तीसरे चैप्टर में आ गए हैं और इसमें जो मुख्य डेटा है उसी को दिया है। कम से कम अगर मान लीजिए इकोनॉमी सर्वे आप बिहार का नहीं पढ़ रहे हैं या बजट नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये 2 पेज का इसको तो ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ एक ओवरऑल मिल जाए कि डेटा हमें क्या कहता है। तो आप देखिए कि गत 5 वर्षों में कृषि एवं सहकारी क्षेत्र की वृद्धि दर 5% हुई है। वहीं आप देखेंगे राज्यगत मूल्यवर्धन क्षेत्र में 20% था। ठीक है, 5% था 5 वर्ष में, 20-21 में इतना है। बुआई क्षेत्र है इतना, ही देख लीजिए 53.9% है, यानी शुद्ध बुआई, यानी एग्जैक्ट इतना लैंड है जहाँ पे हम अच्छी तरीके से इरीगेट कर सकते हैं, वहाँ फसल प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिहार के पास इतना है 53.9%, 54% मान लीजिए। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फसल सघनता कितना 1.4 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पे है तो शिवहर में है। सबसे ज़्यादा सघन फसल आप देखिएगा तो यानी एरिया जितना कम होगा आप देखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूनतम फसल सघनता कहाँ पे, यानी कम ज़्यादा हो रहा है शिवहर में और कम हो रहा है पूर्णिया में। आप देखिए सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र, यानी नेट बोल रहा है, नेट कितना इरिगेशन बुआई हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भोजपुर नंबर 1 पे, उसके बाद बक्सर आएगा, उसके बाद सिवान आएगा। यानी टॉप 3 में यही आएगा, भोजपुर, बक्सर और सिवान टॉप 3 में। वहीं राज्य की कुल खाद्यान्न उत्पादन में आप देखेंगे इतना लाख टन है, ये सब राज्य का, ये सब आप डेटा छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करके, क्योंकि ये याद होगा भी नहीं, क्वेश्चन आएगा भी नहीं इससे, तो इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020-25 के तहत 20,000 एकड़ ज़मीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैविक खेती को कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी बायो, आप देखेंगे बायो एग्रीकल्चर जो हो रहा है अभी, आप देखेंगे फ्री जितना जो पेस्टिसाइड और इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है अब कहीं ना कहीं इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है इसका, तो अच्छी बात है। 2020 से 22 का टारगेट रखा गया 20,000 एकड़ का, आप ज़मीन से पे इतना कॉरिडोर बना। कॉरिडोर का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना जहां बायो एग्रीकल्चर होता हो, और इसके लिए स्कीम बना करके टारगेट रख दिया गया है कि 20,000 एकड़ हमको 2025 तक पूरा करना है। तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, उद्यमिता क्षेत्र क्या है वो, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट आप या इंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं इसको, कि जो इंडस्ट्री या जो नए नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं उसको में कितना ग्रोथ हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग देखते हैं। तो बिहार में कारखानों की संख्या अभी सिर्फ 0.3% बढ़ी है, यानी कम बढ़ेगा। अभी ऐसे सरकार की प्लान ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए, वो सिर्फ अब बात कर रही है। जैसे निश्चय आप योजना देखेंगे, निश्चय 2, अच्छा चलिए मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा निश्चय योजना पे, तो अब वो ज़्यादा क्लियर होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है, इथेनॉल की, तो ये अच्छी बात है, किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में चल रहा होगा कि अब क्या हो रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है अब ग्रीन हाइड्रोजन में, नए नए तरह से हो रहा है, मेथनॉल का इस्तेमाल होने लगा है। फ्लैक्स जो है इंजन का बनाया जा रहा है, ताकि जो है गाड़ियों में इथेनॉल की मात्रा को 100%, जब हाल ही में लॉन्च किया गया है, कार को लॉन्च किया गया था, इनोवा के कार को, जो 100% चलती है इस पे इथेनॉल पे। तो इथेनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो आप गन्ने का जैसे डंठल वगैरह होता है, इस तरह का जो इस्तेमाल होता है, या गेहूं का इस्तेमाल होता है, चावल के भूसी उसी, ये सब सारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल अगर इथेनॉल बढ़ावा होगा तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। तो यही क्षमता ये लोगों ने अपना टारगेट भी रखा है गवर्नमेंट ने, कि 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन था, 2020-21 में 370, यानी 2021 में 370,000 लीटर था, वहीं बढ़ के 2021-22 में 470,000 कर दिया गया। यानी पहले से ये टारगेट को बढ़ाया जा रहा है कि इथेनॉल को ज़्यादा बढ़ाया जाए, कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, आने वाला टाइम में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बिहार में कुल चीनी उत्पादन आप देखेंगे 45.6 लाख क्विंटल है, हालांकि इसका प्रोडक्शन यूपी के तुलना में कहा जाए तो बहुत कम मिलेगा। तो ये मेरा पहला पेज रहा है। अब अगले पेज की बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 के तहत राज्य में कुल इतना करोड़ निवेश हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो कुल निवेश का 41% है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, कि भाई ये फूड प्रोसेसिंग में ये इस तरह का अगर इस्तेमाल होता है तो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बहुत बढ़िया होगा।
तो इसमें है दूसरा सीमेंट सेक्टर पे, पहला तो सबसे ज़्यादा खाद यानी फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल निवेश किया गया पैसा, दूसरा निवेश सीमेंट सेक्टर में किया गया और तीसरा एथेनॉल में किया गया। एथेनॉल भी बढ़िया है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एथेनॉल। तो ये इस पर तीनों पे प्रायोरिटी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स हैं। आप देखेंगे श्रम नियोजन और प्रवास, इसके बारे में हम देते हैं कि ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत में कितना है 77% है। यानी उसके तुलना में कहा जाए तो बिहार में जो पुरुष श्रम है वो कम है। वहीं शहरी में आप देखेंगे बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण का 75% है की तुलना में 64% है, यानी पूरे संपूर्ण भारत में 75 है, वहीं यहाँ बिहार में कहा जाए तो 64 है, यानी कम है, पुरुष श्रमिक में कम है। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है, बहुत कम है। आप देखिए महिला श्रमिकों का है 244 रुपया, ठीक है, दोनों में बहुत अंतराल है, 28% का गैप है। यानी इक्वलिटी को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है, ऐसी स्कीम्स जो पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग वेजेस पे डिवाइड करता है। तो ये देखिए बहुत कम है यहाँ पे वेज। संपूर्ण भारत के अंतराल आप देखें 36% है। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत करने के लिए स्वराज्य का ये का है कि प्रशिक्षण करने के लिए नए स्वराज्य के लिए अपना जीविका नए गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। इसमें इतना लाख प्रशिक्षित हुए, यानी जैसे स्किल इंडिया होती है उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना लगी हुई है स्किल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप स्किल कर लोगे तो सबसे ज़रूरी है जॉब कहाँ मिलेगा। जब इंडस्ट्री है ही नहीं पूरे प्रदेश में तो आप कैसे विकास करेंगे, आप किसको कैसे नौकरी देंगे। तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जब तक जॉब है नहीं और ट्रेनिंग देते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट में सारा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पर भी सरकार जोर देने की ज़रूरत है। आप देखिए भौतिक अधोसंरचना, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है कि परिवहन और संचार क्षेत्र में आप देखेंगे सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर्ज बिहार में दर्ज की गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र में बहुत ग्रोथ हुआ है। बिहार में कुल पथ घनत्व आप देखिए कि 3186 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, ये भी ग्रोथ ठीक ठाक है। रोड घनत्व के मामले में बिहार तीसरा स्थान है, पूरे देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और तीसरा है बिहार का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देखिए कि तीसरे नंबर पे आता है बिहार पूरे देश में जाल बनाने में, रोड का ग्रिड बनने में। आप देखिए कि वर्ष 2020-21 में निर्वाचित देश का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बिहार का। अब देखिए ये बजट तो पढ़ा रहा है 22-23, लेकिन डेटा ये लोग दे रहा है 21-20। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग क्यों, क्योंकि डेटा ये लोग दिखाने के लिए कि हमने इतना % ग्रोथ किया है, इसलिए करता क्या ये लोग कि पिछले के पिछले साल डेटा ये लोग उससे कंपेयर करता है। तो ये बहुत ख़राब बात है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं 2022-23 का बता रहे हैं, आर्थिक समीक्षा कर रहे हैं, तो 21-22 का होना चाहिए, ना कि 20 और 21 से तुलना किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ये ख़राब चीज़ है। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति आय आप देखिए 2017-18 में, अब 17-18 की बात बोल रहे हैं, 2080 यूनिट थी, यानी पहले बोल रहा है कि 2080 यूनिट थी, 2021-22 में कितना हो गया, 329 यूनिट हो गया। यानी एक बार क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में, ये पूछा हुआ भी है। तो आप देखिए कि 2017-18 में 280 यूनिट था पर पर्सन, प्रति व्यक्ति खपत एक साल में, वहीं बढ़ के 2021-22 में 329 हो गया है। अब देखिए 21-22 का, 22-23 का डेटा होता तो और एक्यूरेसी होता और समझने में आसान होती, लेकिन 21-22 तक का ही डेटा अवेलेबल है। तो आप देखिए कि 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये है। राज्य में बिजली की उपलब्धता आप देखिए कि 2020-21 में 6400 इतना मेगावाट है, यानी इतना मेगावाट थी 2021 में, अब यही बढ़ के देखिए 2020 से 2021-22 में 7785 मेगावाट हो गई है। यानी पहले से बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़ा है और कंजप्शन भी बढ़ा है, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरली है। बिजली की बड़ी मांग में पूरा करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 में कर रहा है चरणबद्ध तरीके से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता वाली जोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है, तो ये लोग बढ़ाने का टारगेट कर रहा है, क्योंकि बिना बिजली के कुछ होना नहीं है, तो ये टारगेट बढ़ा रहा है। ग्रामीण अब विकास कर रहा है कि ग्रामीण विकास का टॉपिक है, उसमें ये पूरा एक चैप्टर होगा जिसको कि कंसाइज करके इतने में फैक्ट्स निकाला गया है। आप देख सकते हैं बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका उसको बोला जाता है कि तहत सितंबर 2022 में इतना लाख लोगों शहर में, मतलब कहने का मतलब है इतना लोगों को रोजगार दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। आप देखेंगे मनरेगा के तहत भी रोजगार दिया गया है, इसमें इतना ग्रोथ हुआ है, रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेटा में बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आप देखिए जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में इतना करोड़, इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल। निश्चय 2 देखिए, इसी के मैं बोल रहा था, 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में क्या होगा, 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। यानी इसी के तहत बोला गया है 10 सोलर लाइट कहाँ लगाएंगे, हर वार्ड में लगाए जाएंगे। यानी एक गांव में अलग अलग वार्ड है, या फिर एक वार्ड में मान लीजिए एक गांव है तो उसमें 10 स्ट्रीट लाइट लगाना है। इससे क्या होगा, प्रति वर्ष 7 करोड़ इतना लाख हज़ार किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यानी कार्बन इमिशन में बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है, क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, तो आप इसमें कोई मतलब CO2 का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो अच्छी बात है, यह 32 पॉइंट इतना लाख वृक्षारोपण के बराबर है। अब सोचिए, यानी 35.3 लाख अगर वृक्षारोपण करते हैं और पूरे गांव में, बिहार के हर अगर वार्ड में अगर 10 सोलर लाइट देते हैं, तो आप सोचिए कि इतना वृक्ष लगाने के बराबर होगा। यानी वृक्ष भी तो लगाना ही है, लेकिन साथ में ग्रीन एनर्जी पे भी काम करिए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, और आपको आपका लाइफ बढ़े, पोल्यूशन से आपका राहत मिले। 2011 में कह रहा है कि अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.1 करोड़ थी, जो 2022 में आप देखेंगे 2 करोड़ हो गई है। इसमें बिहार की शहरीकरण आप देखें, पहले भी पढ़ चुके, 11.3 है, जो बढ़ करके 16.2 हो जाएगी। ठीक है, अब 11.3 से 16.2, हालांकि डेटा 2011 के अनुसार कर रहा है 11.3 है, लेकिन अब बढ़ गया है 16.2 हो गया। यानी शहरी अब जनसंख्या, ग्रामीण से शहरी की तरफ लोग ज़्यादा शिफ्ट होने लगा है, इसलिए आपको ग्रोथ दिख रहा है 16.2%। अगर पूछ देगा कि लेटेस्ट 2011 के डेटा के अनुसार नहीं, बल्कि अगर पूछ देगा 2022-23 के अनुसार शहरी में शहरीकरण की कितनी जो पॉपुलेशन बढ़ हो गई है, तो आप देखना 16.2% आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना, ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, आप देखेंगे हाल ही में ये सब लॉन्च किया गया है कि राजगीर, नवादा, गया, बोध गया और शहरों को लाभ पहुंचाना। इसमें क्या किया गया है कि गंगा जल जो है, गंगा से आपको वहां से पाइपलाइन के थ्रू पानी ले जाया जाएगा, राजगीर, नवादा, गया और बोध गया में पहुँचाया जाएगा, और वहाँ पहुँचा करके वहाँ पर आप देखेंगे कि आप पिलग्रिम, ये सब जितना है सब रिलीजियस है, सारा शहर उसी के लिए जाना जाता है। तो गंगा का जल होना बहुत बड़ी बात है, तो इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर। अभी पाइपलाइन का काम स्टार्ट भी हो गया है, तो अच्छी ये न्यूज़ है, इसको आप देख सकते हैं किसके लिए किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि सड़कें इतना बड़ा है, नाली बड़ा है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मानव विकास के ऊपर। मानव विकास के ऊपर देखिए, बिहार में 2005-06 में, अब देखिए 5-6 की बात कर रहा है, 16 वर्षों में सामाजिक में 11 गुना, और 11 का 121 गुना बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, जब ये डेटा दे रहे हो 2005-06 का, इतना पुराना डेटा देने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। तो 11 साल पहले जब 16 साल पहले का डाटा देंगे, तो अभी से उसमें तो ग्रोथ नज़र आएगा ही आएगा। तो ये लोग को देना चाहिए कि पिछले साल से हम इस साल कितना ग्रोथ किए हैं, तो ये लोग को देने में शर्म आती है। अब आगे बढ़ते हैं, 11 गुना की शिक्षा में व्यय बढ़ा है, 8 गुना बढ़ा है। आप देखिए 11 गुना बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 2005-06 की तुलना किया गया है। तो बिहार के लिए आप देखिए जन्मकालीन जीवन संभावना 2006-10 से लेकर 65.8 वर्ष था, जो बढ़ करके 2016 से 20 में लगभग 70 साल हो गया। इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना वृद्धि हुई है। अब जीवन प्रत्याशा आप देखिए संभावना 70 वर्ष हो गई है संपूर्ण भारत का। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संतान प्रसव के 22%, जो घट करके इतना परसेंट हो गया, 54% अंकों की वृद्धि हुई है। किसमें, पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रसव में 2005-06 की तुलना में 22% बढ़ी है, और 2019-21 में इतना परसेंट ग्रोथ हुई है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए कर संतान में दीदी की रसोई, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पे चल रही है, यानी बिहार में 75 स्थानों पे चल रही है, जिनमें 700 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को रोजगार भी इसमें मिला है दीदी की रसोई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाल विकास का देखते हैं। तो बिहार में आप देखेंगे 48% आबादी 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, 48%, तो यानी बहुत यूथ माना जाएगा बिहार में। बिहार की कुल आबादी किशोर किशोरियों का हिस्सा 22-22.5% है। राज्य में 13 में राज्य बाल बजट तैयार करने की घोषणा की गई है। समेकित बाल विकास सेवा 500 इतना योजना चल रही है, यानी विकास पे काम चल रही है। सकल घरेलू उत्पादन सार्वजनिक बच्चे का व्यय आप देखिए इसमें 4% 2016-17 में 4 से बढ़ करके 5.3 हो गई है। तो ये रहा 2 पेज का
वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन ये काम का चीज़ है कि आधे घंटे के अंदर में आपका पूरा बिहार आर्थिक समीक्षा ख़त्म हो चुका है। इसको 1-2 बार देखेंगे, मैंने खुद ही छांट करके काफ़ी कंपाइल कर दिया, बहुत कम है, तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगी और उतना ही हम लोग अच्छे से काम करेंगे और आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।